निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और एक परमाणु युद्ध ने पृथ्वी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि धीरे धीरे दुनिया भर के ज्यादातर शहर गिर रही हैं। पावर और भोजन की कमी है और ऑक्सीजन की भी खतरनाक कमी हो गई है। साल 2067 तक दुनिया के कुछ ही बचे हुए शहरों में से एक ऑस्ट्रेलिया में है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन की वजह से अब तक टिक सका है। लेकिन यह ऑक्सीजन प्रदूषित है, जिससे लोग एक बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, जिसे द सिकनेस कहा जाता है। एथन वाइट और उसका बेस्ट फ्रेंड जूड अपना काम यूटिलिटी वर्कर्स के रूप में करते हैं, ताकि न्यूट्रल रिएक्टर को स्थिर करके शहर में बिजली वापस ला सकें। काम खत्म होने के बाद उनका बॉस सबको स्कैन करता है ताकि यह चेक किया जा सके कि सब स्वस्थ हैं या नहीं। एक वर्कर कहता है कि वह अगले दिन नहीं आ पाएगा, तो एथन उसका शिफ्ट ले लेता है ताकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्रेडिट्स कमा सके। फिर भी बॉस उस बेचारे आदमी को निकाल देता है। घर वापस जाते वक्त एथन एक प्रदर्शनकारी को देखता है जो ऑक्सीजन के हक में आवाज उठा रहा होता है और कहता है कि ऑक्सीजन एक विशेषाधिकार नहीं है, हमें अगली पीढ़ियों के लिए त्याग देना चाहिए। जब लोग उस प्रदर्शनकारी को नजरअंदाज कर रहे होते हैं, तभी वह निकाला गया वर्कर एथन के सामने आता है। वह हताश होता है क्योंकि उसके बच्चे द सिकनेस से पीड़ित होते हैं और उसे काम की सख्त जरूरत होती है। एक बहस होती है, लेकिन तभी प्रदर्शनकारी अचानक से आग पकड़ लेता है। बाद में घर आने पर एथन टीवी पर न्यूज देखता है कि प्रदर्शनकारी ने यह आग अंतिम जीवित पौधे की मौत को याद करने के लिए लगाई थी। न्यूज में यह भी बताया जाता है कि द सिकनेस से हो रही मौत के मामलों में वृद्धि हो रही है और क्रोनिकॉर्प, जो ऑक्सीजन बनाता है, यह वादा करता है कि वे इसका समाधान ढूंढेंगे। लेकिन लोग डर के मारे विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसानियत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। फिर रिपोर्टर क्रोनिकॉर्प के मृत मुख्य वैज्ञानिक की बात करता है, जो एथन का पिता रिचर्ड था, और यह सुनकर एथन टीवी बंद कर देता है। उसी वक्त एथन की पत्नी जैंथे घर आती है और एथन उसे एक नया ऑक्सीजन मास्क गिफ्ट करता है। जैसे ही वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं, जैंथे अचानक खून की उल्टी कर देती है क्योंकि उसे भी द सिकनेस हो चुका होता है। लेकिन जैंथे एथन को आश्वस्त करती है कि वह ठीक है। कुछ देर बाद एथन को क्रोनिकॉप्स के ऑफिस बुलाया जाता है और जूड उसके साथ चला जाता है। वहाँ वह रेजिना से मिलते हैं, जो कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होती है। रेजिना कहती है कि एथन उन्हें इंसानियत को बचाने में मदद कर सकता है और फिर उन्हें लैब ले जाती है। वहाँ पता चलता है कि वे एक टाइम मशीन पर काम कर रहे हैं, जिसे क्रॉनिकल कहा जाता है, जो रिचर्ड ने 20 साल पहले इजाद की थी। उन्होंने उसका टेस्ट एक घड़ी को कुछ मिनटों के लिए भेजकर किया था और रेडियो वेव्स भी भेजी थी। उन्हें 400 साल आगे भविष्य से एक रिप्लाई मिला था, जिसमें लिखा था, एथन वाइट को भेजो। रेजिना का यह मानना है कि भविष्य के लोगों ने द सिकनेस का इलाज ढूंढ लिया है और वे सिर्फ एथन को ही देना चाहते हैं। टीम को यह नहीं पता कि वे एथन को कैसे वापस लाएंगे, इसलिए एथन को भविष्य में उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने यह संदेश भेजा था। मीटिंग के बाद एथन और जूड एक बार जाते हैं ताकि रेजिना के अनुरोध पर सोच सकें। एथन जैंथे को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जूड इस बात पर जोर देता है कि यहाँ रुकने का मतलब जैंथे की मौत, जबकि भविष्य में जाने का मतलब हो सकता है उसकी जिंदगी बचा लेना। जब जूड रिचर्ड का जिक्र करता है, तो एथन उसे याद दिलाता है कि उसके पिता ने अपने 8 साल के बेटे को बस एक आत्महत्या नोट और एक अजीब डिवाइस के साथ छोड़ दिया था। एथन सोचता है कि अगर रिचर्ड होता तो उसकी मां मर नहीं जाती, लेकिन जूड को लगता है कि अगर एथन को रिचर्ड जैसा नहीं बनना है तो उसे जैंथे को बचाना होगा। जूड के जाने के बाद एथन अपने 8वें जन्मदिन को याद करता है। उस दिन उसने अपने पिता का इंतजार किया, लेकिन रिचर्ड देर से घर आए और उनका गिफ्ट एक अजीब बॉक्स था। रिचर्ड ने एथन का हाथ उस बॉक्स के अंदर डाला और कहा कि एक दिन एथन को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। तभी एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट एथन की कलाई पर टाइट हो गया, जिससे उसका हाथ खून से भर गया। जब एथन दर्द से चिल्लाया तो रिचर्ड ने कहा कि यह ब्रेसलेट कभी नहीं उतरेगा और घर से चला गया, अपनी पत्नी की शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए। उस रात एथन अपनी मां की मौत को याद करता है और फैसला करता है कि वह घर जाकर जैंथे को क्रोनिकॉर्प के प्लान के बारे में बता देगा। वह जैंथे को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जैंथे उससे कहती है कि वह उसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल न करे इंसानियत को बचाने से बचने के लिए, और उस पर विश्वास करे। उसके अलावा जैंथे अपनी क्लास के सभी बच्चों के बारे में बताती है जो मर चुके हैं और कहती है कि वह डर रही है। शाम को एथन शहर को देखने के लिए छत पर जाता है और ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अपनी मां की सड़क पर हुई मौत को फिर से याद करता है। उस दिन जुड ने एथन को ढूंढ लिया था और अपना ऑक्सीजन मास्क उसके साथ शेयर किया। आज के वक्त में एथन जोर से चिल्लाता है जब वो अपना फैसला करता है। अगले सुबह एथन एक मेटल का फूल जैंथ के लिए छोड़ता है, साथ में वादा करता है कि वो वापस आएगा, बिना इस बात का अंदाजा कि जैंथे असल में जागी हुई है और रो रही है। जब वो क्रोनिकॉप्स ऑफिस पहुंचता है, वो रेजिना से एक डील करता है। वो तब तक भविष्य में नहीं जाएगा जब तक जैंथे को पहला डोज क्योर का नहीं मिलता। रेजिना इस डील को स्वीकार करती है और वो तुरंत लैब में जाते हैं, जहाँ वैज्ञानिक एथन को बताते हैं कैसे स्पेशल सूट और एक छोटी पॉकेट कंप्यूटर, जिसे आर्ची कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। जुड भी समर्थन देने आ जाता है और वादा करता है कि वो जैंथे का ख्याल रखेगा। जब सब कुछ तैयार होता है,
एथन मशीन में स्टेप करता है और बिजली उसके शरीर के चारों तरफ लपेट लेती है। फिर मशीन एक जोर से ब्लास्ट करती है और एथन को भविष्य में भेज देती है। आसमान में एक छेद खुलता है और एथन तेज रफ्तार से गिरता है जब तक वो एक रेन फॉरेस्ट के बीच में लैंड नहीं करता, जहाँ वो तुरंत बेहोश हो जाता है। जब एथन को होश आता है, वो देखता है उसका सूट जल रहा है और वो तुरंत उसे उतार कर दूर घिसक जाता है, बिल्कुल उसके विस्फोट होने से पहले। फिर एथन का शरीर धीरे धीरे धूप और साफ ऑक्सीजन के साथ एडजस्ट होने लगता है, जिसने वहाँ के वनस्पति को दोबारा उगने दिया है। कुछ देर तक प्रकृति की खूबसूरती देखने के बाद एथन आर्ची का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन चेक करता है, लेकिन आर्ची किसी सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं कर पाता। आखिर में एथन जमीन में एक मैग्नेट डालने का फैसला करता है, जिससे आर्ची को आसपास की संरचनाओं का एहसास हो जाता है और वो आर्ची को सबसे करीब की सुविधा तक गाइड करती है। एंट्रेंस पर एथन को एक कंकाल मिलता है जिसके सिर में एक छेद होता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो देखता है कि कंकाल उस सूट में है जिसमें उसका नाम लिखा है। वो एक पुराना आर्ची भी पत्तों के नीचे पाता है और कंकाल के हाथ में रिचर्ड का ब्रेसलेट भी, जो हरी रोशनी में जल रहा होता है। इसका मतलब है कि एथन इस मिशन पर मरने वाला है, जो उसे पैनिक कर देता है। जब वो थोड़ा शांत होता है तो वो सुविधा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। तो वो पुराने आर्ची से उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए कहता है। मशीन एक डिस्टॉर्टेड वॉइस प्ले करती है जो कहती है कि ये बेहतर है क्योंकि अब कोई दर्द में नहीं है। फिर दो लोगों की बहस होती है और एक गनशॉट की आवाज आती है। उसी वक्त पुराने आर्ची की बैटरी खत्म हो जाती है और वो शट डाउन हो जाता है। फिर एथन देखता है कि एक वायर पुराने आर्ची पर लिपटा हुआ है, तो एथन अपने सूट से कुछ वायर निकालता है और उसे अपने आर्ची पर लपेट लेता है, जिससे आर्ची फाइनली एक बीकन सिग्नल डिटेक्ट कर लेती है। एथन जंगल से होते हुए सिग्नल को फॉलो करता है और 2 ऑक्सीजन डिस्पेंसर तक पहुंचता है, लेकिन कोई आदमी नहीं मिलता। शाम को एथन आर्ची की मदद से आग जलाता है, लेकिन उसमें काफी वक्त लगता है। उसे कुछ बेरीज भी मिलती हैं, जिन्हें आर्ची पहचान नहीं पाता, तो एथन एक खाकर देखता है, लेकिन उनका स्वाद इतना खराब होता है कि वो बाकी बेरीज गिरा देता है। फिर एथन आर्ची से कॉन्स्टेलेशन का इस्तेमाल करके कंफर्म करने के लिए कहता है कि क्या ये 2474 का साल है, जो उसे याद दिलाता है कैसे वो और रिचर्ड तारे देखा करते थे। लेकिन ये मेमोरी तब खत्म होती है जब रिचर्ड को बुरा लगने लगता है, वो उल्टी करने लगता है और मतिभ्रम करने लगता है। जब आसमान में एक थंडरस्टॉर्म कवर हो जाता है, एथन देखता है कि एक रोशनी का गोला उसके कैंप के करीब क्रैश होता है और जैसे उसके मतिभ्रम बढ़ने लगते हैं, वो देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है और उसके सीने में छुरी मार देता है। एथन बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो मिस्ट्री आदमी जुड है, जिसने उसे एक इंजेक्शन दिया था जो उस बेरी के जहर का इलाज था। अगले सुबह जुड समझाता है कि क्रोनिकॉर्प एथन के वाइटल्स को ट्रैक कर रहा था और जब उन्होंने देखा कि वो मर रहा है तो उन्होंने अपनी बची हुई पावर का इस्तेमाल क्रॉनिकल पर किया जुड को मदद के लिए भेजने के लिए। एथन जुड को कंकाल दिखाता है, लेकिन जुड को यकीन नहीं होता कि वो एथन हो सकता है। उसके बाद वो आर्ची का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल को फॉलो करने के लिए और आखिर में उन्हें एक और सुविधा मिलती है जो एथन की आंख स्कैन करते ही तुरंत दरवाजे खोल देती है। अंदर काफी अंधेरा होता है, बस एक ग्लोइंग स्क्रीन होती है जिसमें एथन का नाम लिखा होता है। जब वो एंटर दबाता है तो ब्रेसलेट उसकी खाल से ब्लड एक्सट्रैक्ट करता है ताकि उसका डीएनए एनालाइज कर सके। जुड को लगता है कि वो अटैक हो रही हैं, तो वो अपना गन निकाल लेता है। अचानक कंगन की लाइट हरी हो जाती है और अब एथन की पहचान की पुष्टि हो चुकी है। कंप्यूटर लाइट्स ऑन कर देता है। दोनों चौंक जाते हैं यह देखकर कि वे क्रोनिकॉर्प की लैब में हैं और कंप्यूटर घोषणा करता है कि पोर्टल 4 घंटे में खुलेगा। जूड राहत महसूस करता है, लेकिन ईथन चिंतित है क्योंकि उसका कंगन भी हरा है, बिल्कुल कंकाल वाले की तरह। फिर ईथन कंप्यूटर लॉग्स चेक करता है और उसमें रिचर्ड की एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग मिलती है जब वह क्रोनिकॉर्प के लिए काम करता था। रिचर्ड समझाता है कि उन्होंने एक मॉनिटरिंग स्टेशन दफनाया था जो भविष्य से डेटा भेजने वाला था जब हवा दोबारा साफ हो जाएगी। अगली एंट्री में टीम 2474 से एक जवाब प्राप्त करने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें सिर्फ ये शब्द मिले, ईथन वाइट को भेजो। रेजिना ने पूछा कि क्या अब वे मैटर भेज सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट ने यह संकेत दिया कि 2474 में पावर का समस्या था। अचानक लैब का सिस्टम बंद हो जाता है और कंप्यूटर ईथन को न्यूक्लियर कोर पावर के समस्या के बारे में चेतावनी देता है। ईथन आर्ची से डायग्नोसिस करवाता है और उन्हें पता चलता है कि पावर फीड करप्ट हो चुकी है, मतलब अब वे 2067 वापस नहीं जा सकते। कंप्यूटर उन्हें यह भी चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने काउंटडाउन के खत्म होने से पहले समस्या ठीक नहीं की तो न्यूक्लियर विस्फोट होगा। जूड टूल्स ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन ईथन अभी तक जो सीखा है उसका मतलब समझने में फंसा हुआ है। क्रोनिकॉर्प को पावर फेलियर के बारे में पता था क्योंकि उन्होंने यह संदेश काफी पहले प्राप्त कर लिया था। उन्होंने यहाँ से ही संदेश भेजा था, इसका मतलब उन्होंने इस जगह को ठीक किया और इलाज भी खोजा। ईथन सोचता है कि क्रोनिकॉर्प ने उन्हें पावर फेलियर के बारे में क्यों नहीं बताया और जूड को क्यों भेजा एक डॉक्टर के बजाय, लेकिन जूड बस इतना कहता है कि वह अकेला था जिसने वॉलंटियर किया। फिर जूड जोर देता है कि उन्हें रिपेयर्स पर काम करना चाहिए, लेकिन ईथन पहले स्थिति का विश्लेषण करना चाहता है जो जूड को लगभग आक्रामक कर देता है। जब ईथन पीछे होता है
जूड शांत होता है और ईथन से कहता है कि वह समझे कि स्थिति कितनी गंभीर है। तो ईथन सहमत होता है कि वे एक्सेस टनल में रिपेयर्स के लिए जाएंगे, बशर्ते वे संदेश भेजने वाले को बाद में ढूंढने का वादा करें। दोनों जंगल पार करते हुए शहर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि शहर खंडहर में है और वनस्पति से ढका हुआ है। जब वे क्षेत्र का अन्वेषण करते हैं, उन्हें काफी कंकाल मिलते हैं और ईथन को एहसास होता है कि उस साल से कोई भी जीवित नहीं बचा जिससे वह आया था। धरती ने बस इंसानों के मरने का इंतजार किया और फिर खुद को पुनः जीवित किया। चिंतित होते हुए वे जानथे के स्कूल जाते हैं और वहाँ के छात्रों के कंकाल मिलते हैं, मतलब वे कक्षा में ही मर गए थे। अगर कोई वहाँ नहीं था शवों को हटाने के लिए, ईथन यह मान लेता है कि वे मिशन में असफल होने वाले हैं। फिर उसे एक और कंकाल मिलता है, यह जानथे का है और उसके हाथ में वह धातु का फूल है। दुख उसके दिमाग को घेर लेता है और ईथन को वह रात याद आती है जब रिचर्ड ने उन्हें कहीं मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन एक अजनबी उनका पीछा कर रहा था जिसने उसकी माँ को मार दिया और ईथन का ऑक्सीजन मास्क चुरा लिया। रिचर्ड कभी नहीं आया, लेकिन जूड ने ईथन को ढूंढ लिया और बचा लिया। यह स्मृति ईथन को पैनिक अटैक दे देती है, लेकिन जूड उसे शांत करने में मदद करता है। ईथन रोता है और पछताता है कि उसने जानथे को अकेला छोड़ दिया, अभी भी यह सोचते हुए कि वे कुछ नहीं बदल पाएंगे। लेकिन जूड कहता है कि वे बेहतर हैं क्योंकि अब कोई दर्द में नहीं है, जो ईथन को चौंका देता है क्योंकि ये वही शब्द हैं जो उसने जंग लगे आर्ची से सुने थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए ईथन रिकॉर्डिंग को दोबारा प्ले करता है और उसे एहसास होता है कि बहस जूड के उसे गोली मारने पर खत्म होती है। उसी समय जूड अपनी बंदूक निकालता है और ईथन पूछता है कि उसके पास बंदूक क्यों है जब यहाँ लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। उनके बीच एक बहस होती है जब तक आर्ची उन्हें याद नहीं दिलाता कि न्यूक्लियर विस्फोट में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। जूड ईथन को टनल्स तक घसीटता है और वे देखते हैं कि न्यूक्लियर कोर जल चुका है, मतलब उन्हें पावर को रीरूट करना पड़ेगा। ईथन और जूड के प्रयास पावर को बहाल करने के लिए तुरंत असफल हो जाते हैं और कंप्यूटर सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। जूड धातु की एक छड़ का उपयोग करके दरवाजे को रोक देता है, लेकिन जब ईथन सुनता है कि चैम्बर को दबाव मुक्त करना आवश्यक है तो वह छड़ हटा देता है, जूड को बाहर छोड़कर उसकी जान बचाने के लिए। ईथन ऑक्सीजन पर सक्रिय करता है जो पावर को बहाल कर देता है, लेकिन इससे वह बेहोश हो जाता है। एक हताश जूड कांच तोड़ देता है ताकि ऑक्सीजन फिर से अंदर आ सके और ईथन को जिंदा रखा जा सके। इसके बाद दोनों लैब में लौटते हैं और पता चलता है कि पोर्टल लॉन्च होने में केवल 37 मिनट बचे हैं। अचानक ईथन एक दरवाजा खोलता है और उसके सामने उसका कंकाल होता है जो उसे यह स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है कि वह अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। ईथन आर्ची की बैटरियां बदलते समय जूड पर आरोप लगाता है कि उसने उसे गोली मारने की योजना बनाई थी। फिर वह जंग लगे आर्ची को अंतिम रिकॉर्डिंग चलाने के लिए कहता है जो दूसरे ईथन ने देखी थी। रिकॉर्डिंग में जूड ईथन को बंदूक से धमकाता हुआ दिखाई देता है और उसे लड़ने के लिए कहता है। जूड कसम खाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उनके बीच बहस होती है। जूड सुझाव देता है कि वे वहीं रुक जाएं, लेकिन ईथन सबको मरने के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ईथन एक और दरवाजा खोलता है जिससे उपयोगिता कक्ष मिलता है, लेकिन वहाँ मास्क नहीं मिलते। जूड जोर देता है कि सबको बचाना संभव नहीं है, लेकिन ईथन उसे धक्का देकर दरवाजा हटाता है और कंप्यूटर पर अपने 8वें जन्मदिन की रिकॉर्डिंग चलाता है। रिचर्ड कहता है कि उसने गलती की थी, लेकिन संदेश को जूड पावर ऑफ करके बाधित कर देता है। गुस्से में ईथन जूड को उपयोगिता कक्ष में बंद कर देता है और पावर फिर से चालू करता है ताकि संदेश पूरा देख सके। रिचर्ड कहता है कि उसने सब कुछ अपने बेटे के लिए किया और उसे बताने की कोशिश की, इसलिए उसने घर फोन किया था और ईथन और उसकी माँ को अपने साथ वॉक पर आने के लिए बुलाया था। लेकिन जाने से पहले रेजिना और जूड लैब में आए और उसे घेर लिया। पता चलता है कि रेजिना क्रॉनिकल का उपयोग करके एक चयनित अभिजात वर्ग के साथ भविष्य में जाने की योजना बना रही थी और इलाज की तलाश छोड़ने वाली थी, क्योंकि उसके अनुसार मनुष्य ही असली वायरस थे। रिचर्ड ने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया और स्वीकार किया कि उसने सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम किया था कि केवल ईथन ही भविष्य में इसे सक्रिय कर सके। इस बात पर गुस्से में रेजिना ने एक वैज्ञानिक से पूछा कि क्या पावर समस्या को ठीक करने के लिए किसी एक को भेजना संभव है। वैज्ञानिक के पुष्टि करते ही रेजिना ने रिचर्ड को गोली मार दी। इसी समय जूड रिकॉर्डिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है और सच्चाई सामने आती है। रेजिना ने ईथन की मां को मारने के लिए टीम भेजी थी और जूड को ईथन का अभिभावक बनने का आदेश दिया था। एक तबाह ईथन जूड पर उबल पड़ता है, उस पर सालों तक उसे इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है और दोनों के बीच एक और बहस होती है कि आगे कैसे बढ़ना है। ईथन केबल्स खींचकर क्रॉनिकल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जूड उसे दीवार के साथ धक्का देता है और उससे लड़ने के लिए विनती करता है। ईथन लड़ने से मना कर देता है, कहकर कि वह अपने भाई पर विश्वास करता है। ईथन को इतना दर्द में देखकर जूड को उनकी पहली मुलाकात की रात याद आती है और अपराध बोध उसे घेर लेता है। वह ईथन से माफी मांगता है और फिर खुद को मिटा देता है। वर्तमान में रेजिना अपने अभिजात वर्ग के साथ भविष्य में बचने के लिए तैयार होती है और वह गार्ड को आदेश देती है कि भविष्य में पहुंचते ही ईथन को मार दिया जाए। ईथन के पास एक टूटन होती है और वह जूड का हाथ थाम लेता है जब तक कि कंप्यूटर रेजिना की टीम के पिंग का प्रतिक्रिया नहीं करता। यह देखकर ईथन को आखिरकार समझ आता है कि लैब में सारी चीजें जो हो रही थी वह खुद कर रहा था। फिर वह ईथन वाइट भेजें संदेश लिखता है एक योजना के साथ। वर्तमान में रेजिना काउंटडाउन के शून्य होने का इंतजार करती है, लेकिन पोर्टल खुलने के बजाय क्रॉनिकल बंद हो जाता है। मशीन के अंदर उन्हें ईथन की तरफ से एक उपहार मिलता है, कुछ पौधे
एक कैन और रिचर्ड की हत्या का एक वीडियो भविष्य में इथन क्रॉनिकल को नष्ट कर देता है ताकि कोई भी दोबारा उसका उपयोग न कर सके। वर्तमान में समाचार रेजिना की गिरफ्तारी को कवर कर रहे होते हैं और वैज्ञानिक पारिस्थितिक पुनर्जनन के लिए पौधों के साथ काम कर रहे होते हैं। एक क्रॉनिक कॉर्प कर्मचारी जैंथे के पास कैन लेकर आता है क्योंकि उस पर उसका नाम लिखा होता है, और जब वह कैन खोलती है तो वह एक असली फूल देखकर रो पड़ती है। भविष्य में इथन जूड के शरीर को नदी के पास दफनाता है और उसकी कब्र पर धातु का फूल छोड़ता है। अचानक वह आसपास एक तितली देख लेता है और उसे अपने पिता की बात याद आती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ समय के माध्यम से जुड़ा हुआ है। उत्साहित होकर इथन फिर से जंगल के माध्यम से शहर की ओर दौड़ता है और इस बार वह देखता है कि मानवता जीवित बच गई है और उन्होंने ऐसी इमारतें विकसित की हैं जो प्रकृति के साथ सुरक्षित रूप से मिलती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।